वे दुख भरी चीखें मारकर पागलपन में उन पर झपटी। वह लड़की उनकी रानी थी। उनकी रानी रक्तलता रानी अपने निर्णायक चरण में थी। 10 साल में एक बार आने वाला खूनी चंद्रमा, वे किसी को भी इसे बाधित नहीं करने दे सकते थे। इसके अलावा जब रानी खूनी चंद्रमा का सार सोख रही थी तब उसके पास कोई भी शक्ति या साधना नहीं थी। यह उसका सबसे घातक पल था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आत्माओं की प्रतिक्रिया इन लोगों की गति से मेल नहीं खा सकी। इन हमलावरों की साधना बहुत ऊंची थी। प्रत्येक मेघतारा शिखर स्तर का योद्धा था और एक चंद्र तारा स्तर का योद्धा भी था। आत्माएं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उनकी रानी खूनी चंद्रमा का सार सोख रही थी और उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकती थी। वो बिना सिर के मक्खियों की तरह थे जो केवल पागलपन में प्रतिरोध कर रहे थे। लेकिन उसी पल रक्तलता रानी की आंखें अचानक मुड़ी और अंधेरे में छिपे आर्यन को घूरने लगीं। उनकी नजरें मिली और उसकी आंखें विनती से भरी थीं। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपको रक्तलता रानी को बचाने का मिशन मिला है। स्तर SS, समय 1 घंटा, इनाम विशेष इनाम। तेरी तो, आर्यन ने मन में गाली दी। इतने सारे शक्तिशाली योद्धा और तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं। मैं मना करता हूं। मिशन को मना नहीं किया जा सकता। अगर मिशन असफल हुआ तो आप मारे जाएंगे। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। मिशन असफल हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। कमबख्त सिस्टम, ये क्या माजरा है? इस रक्तलता रानी का तुझसे क्या लेना देना? तुझे इतनी जल्दी क्यों है? तू उसकी तरफ है या मेरी तरफ? आर्यन ने मन ही मन गालियां दी। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। उसके दिमाग में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 1 घंटा। अगर वह रक्तलता रानी को बचा नहीं पाया तो सिस्टम उसे खत्म कर देगा। ये कोई खेल नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सवाल था। ठीक है, आर्यन ने दांत पीसे और अपनी आंखों में एक क्रूर चमक लाते हुए कहा, मरना है तो मर जाऊंगा, डर किस बात का। जैसे ही उन लोगों के हमले रक्तलता रानी पर पड़ने वाले थे, आर्यन ने अचानक गर्जना की, एक लड़की पर ऐसी स्थिति में हमला करना, क्या तुम इतने नीच हो?
उसी पल आर्यन ने तूफानी पैर तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका शरीर हवा में एक बिजली की तरह चमका। उसने अपने विचार को ड्रैगन गोलम से जोड़ा और गरजा महान ड्रैगन बाहर निकल। धम, जमीन कांप उठी, एक गहरा गड्ढा बन गया और उसमें से एक खतरनाक 9 सिर वाला ड्रैगन निकला। उसके हर सिर से अलग अलग तत्वों की शक्तियां फूट रही थी, आग, बिजली, जहर और बर्फ की लहरें। रक्तलता रानी को छोड़कर बाकी सबको मार डालो, आर्यन ने आदेश दिया। उसकी आवाज में एक क्रूरता थी। ड्रैगन गोलम ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। उसके 9 सिरों से तात्विक हमले लहरों की तरह फैल रहे थे जो पूरे क्षेत्र को तबाही में डुबो रहे थे। वो दुष्ट आत्माएं इस हमले का सामना नहीं कर सकीं और एक एक करके राख में बदलने लगी। हवा में चीखें गूंज रही थी जैसे कोई नर्क का द्वार खुल गया हो। रक्तरानी पर हमला करने आए लोग भी ड्रैगन गोलम के हमले से तुरंत पीछे हटने को मजबूर हुए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया तेज थी और वे घायल नहीं हुए। एक बूढ़े आदमी ने कठोर स्वर में पूछा, हरामी तू क्या कर रहा है? आर्यन ने कहा, ये लड़की मेरी है, अगर मरना चाहते हो तो आगे आओ। इस बिंदु पर आर्यन ने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी थी। रक्तलता रानी चाहे जो कोई भी हो, उसे मिशन पूरा करना था। अगर वो मिशन पूरा नहीं कर सका तो वो मारा जाएगा। बूढ़े आदमी की नज़रें ठंडी हो गईं। वह चिल्लाया, तूने गूढ़चंद्रकुल के काम में बाधा डालने की हिम्मत की है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। गूढ़चंद्रकुल, आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम गूढ़चंद्रकुल के लोग हो? वह बूढ़ा आदमी गर्व से बोला, क्या? डर गया। हाँ, मैंने तो गूढ़चंद्रकुल के कई कबूतरों की गर्दन उड़ाई है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। गूढ़चंद्रकुल के लोगों ने ईवेश के साथ धवलकुल को घेर लिया था और उस पर हमला किया था, यानी वो सभी उसके दुश्मन थे। अगर वो उन्हें नहीं मारेगा तो किसे मारेगा? लगता है तू जिंदगी से ऊब गया है, बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, और फिर अपने आदमियों को आदेश दिया, तुम तीनों रक्तलता रानी से निपटो, मैं इस हरामी से निपटता हूँ। चारों लोग बढ़ गए। 3 ने रक्तलता रानी पर हमला किया जबकि बूढ़े आदमी ने आर्यन पर। आर्यन को कोई डर नहीं था, उसे बस इस बात का डर था कि ये लोग कहीं दूर से हमला ना करे, क्योंकि इस ड्रैगन गोलम के 9 सिरों के हमलों की एक क्षेत्र सीमा थी। इसके अलावा इस ड्रैगन में एक और विशेषता थी, क्षेत्र प्रभाव विशेषता। जब भी कोई पास आता उसकी जीवन शक्ति यानी एचपी कम होने लगती। बस पास आओ, फिर मारने में कोई समस्या नहीं। मूर्छा मणि सक्रिय, रक्षा मणि सक्रिय। आर्यन ने सारी तैयारियां कर ली और हंसते हुए बोला, जल्दी करो, मेरा ड्रैगन भूखा प्यासा है। इस दौरान ड्रैगन गोलम ने हमले बंद नहीं किए थे और आर्यन के एक्सपी पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। सिस्टम ने उसे बस रक्तलता रानी को बचाने के लिए कहा था, इन आत्माओं को नहीं, इसलिए उसने किसी पर रहम नहीं दिखाया। गूढ़चंद्रकुल का वह बूढ़ा आदमी आश्चर्यजनक रफ्तार से आर्यन की ओर बढ़ा। अगर वो दूर से हमला करता तो ये राक्षसी ड्रैगन उसके हमलों को बीच में ही खत्म कर देता, इसलिए उसे आर्यन के करीब जाना ही पड़ा। जैसे ही वो आर्यन के करीब पहुंचा, उसकी हथेलियों में नीली अग्नि लहराने लगी और दोनों हथेली आर्यन के सीने की ओर दे मारी। आर्यन की आंखों में खतरे की चमक कौंधी। वो झट से अपने हाथ आगे लाया और हमला रोकने की कोशिश की। बूम! हवा में गड़गड़ाहट सा धमाका हुआ। दोनों की हथेलियां टकराईं और टकराते ही एक प्रचंड झटका वातावरण में गूंज उठा। लेकिन बूढ़े की शक्ति बहुत ज्यादा थी, आर्यन इसे झेल नहीं सका और उसका शरीर उछलकर दूर जा गिरा। इसके अलावा उस बूढ़े आदमी पर मूर्छा मणि का प्रभाव भी सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी खून उगलकर तेजी से पीछे हट गया।
क्योंकि ड्रैगन गोलम के 9 सिर में से कुछ उस पर लगातार हमला कर रहे थे। बाकी तीनों का भी यही हाल था। जैसे ही वो रक्तलता रानी के पास पहुंचे, ड्रैगन गोलम के हमलों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 500 लेवल के ड्रैगन का हमला कोई दिखावटी चीज नहीं था। आर्यन जमीन से उठा और चिल्लाया, फिर से आओ। वह मन में सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा, जितना ऊंचा स्तर उतनी कम मूर्छा मणि के प्रभाव की संभावना। कुत्ते, अगर ये राक्षस ना होता तो तू अब तक मर चुका होता। बूढ़े आदमी की आंखें क्रूरता से चमक रही थीं और वो 9 सिर वाले ड्रैगन को देख रहा था जो तबाही मचा रहा था। एल्डर, इस राक्षस से निपटना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें? पहले इस हरामी से निपटते हैं। रक्तलता रानी की चिंता मत करो, उसके पास अभी काफ़ी समय है। इस लड़के को मारने के बाद हम उसे खत्म करेंगे। भूलचंद्र कुल की गुप्त तकनीक और रक्तलता रानी की दैवीय शक्तियों के साथ मैं एक नई दैवीय शक्ति को समझ लूँगा। तब हा, वो बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा। फिर पलक झपकते ही उसने आर्यन को घूरा और बोला, देखता हूँ तू कब तक टिकता है। चलो एक साथ हमला करो। एक जोरदार चीख के साथ चारों एक साथ आर्यन की ओर टूट पड़े। उनकी आकृतियां हवा में धुंधली हो गईं जैसे छायाएं। आर्यन ने सिर उठाया और अपनी काल ऊर्जा को ठीक करने के लिए एक पिल ली। फिर हंसते हुए बोला, देखता हूँ तुम लोग कब तक टिकते हो। चारों तेजी से इधर उधर चक्कर काटने लगे, क्योंकि वो ड्रैगन गोलम के तात्विक हमलों से भी बच रहे थे। जब दूरी कम हुई तो चारों ने एक साथ ताकत लगाई और सीधे आर्यन पर हमला किया। आर्यन भी चुप नहीं रहा। कमबख्त, अगर मैं इस बूढ़े को जमाकर नहीं मार सकता, इसका मतलब यह नहीं कि किसी और को भी नहीं मार सकता। उसका शरीर झुका और उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए। जैसे ही चारों ने हमला किया, आर्यन ने भी अपनी मुट्ठी हिलाई और उन पर पलटवार किया। वो बस उन्हें छूना चाहता था ताकि मूर्छा मणि अपना कमाल दिखा सके। धम धम धम। चारों के हमलों के बावजूद आर्यन की जीवन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका शरीर बिल्कुल अक्षत था, एक बाल भी नहीं हिला। सारा नुकसान काल ऊर्जा की खपत में बदल गया था। यही थी रक्षा रिंग की शक्ति। जब तक उसकी काल ऊर्जा खत्म नहीं होती, आर्यन की जीवन शक्ति भी खत्म नहीं होती। हालांकि इस बार भी मूर्छा मणि का उन पर कोई असर नहीं हुआ। चारों ने फिर से हमला किया। आर्यन का शरीर अभी भी अक्षत था, लेकिन उसकी काल ऊर्जा अब लगभग खत्म होने वाली थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा बस एक और हमला झेल सकता था। हमला करो। चारों ने फिर से हमला किया। आर्यन ने भी फिर से पलटवार किया। धम। मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय। ये हुई ना बात। उसी समय आर्यन का विचार हिला और वह गर्जा ड्रैगन गोलम। एक गर्जना के साथ ड्रैगन गोलम के सभी 9 सिर नीचे की ओर झुके। 3 आदमी तो उछलकर उनसे बचकर दूर चले गए, लेकिन एक जम गया था। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और ड्रैगन गोलम के एक सिर ने उसे एक झटके में निगल लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून आसमान से बारिश की तरह टपकने लगा। बाकी 3 लोग गुस्से से पागल हो गए। वे तीनों फिर से पागलपन में हमला करने आगे बढ़े। आर्यन का दिल सिकुड़ा। ये तो बुरा हुआ। उसकी काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसकी एचपी तीनों के हमलों को नहीं झेल सकती थी। लेकिन उसी पल, डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर, हस्तारा 4था लेवल। उसकी काल ऊर्जा तुरंत भर गई, जैसे कोई नदी फिर से उफान पर आ गई हो। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो हंसते हुए बोला, आओ। उसने अपने हाथ फिर से हिलाए और पूरे जोर से पलटवार किया। धम। मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय। ड्रैगन गोलम, इसे काटकर मार डाल। आर्यन के आदेश के साथ ड्रैगन गोलम ने फिर से हमला किया और एक और योद्धा जो जम चुका था उसके जबड़ों में फंसकर टुकड़ों में बिखर गया।
अब केवल 2 लोग बचे थे, बूढ़ा आदमी और एक अन्य। हालांकि उन दोनों की एचपी भी आधी रह गई थी। उनके शरीर पर घाव थे, खून बह रहा था। हर बार जैसे ही वो हमला करते उन्हें ड्रैगन गोलम के तात्विक हमलों का सामना करना पड़ता था। आर्यन ड्रैगन के नीचे खड़ा था और मुस्कुराया। आओ ना, मुझे मारो। तुमने कहा था ना कि तुम ताकतवर हो। आओ मुझे मार कर दिखाओ, हा हा हा। दोनों गुस्से से तिलमिला उठे, उनकी नसें फूल गईं और वे फिर से हमले पर आए, तेज बेरहम। आर्यन ने भी दोनों हाथ हिलाए और एक बार फिर से जोरदार हमला किया। धम। इस बार मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों को एक साथ ड्रैगन गोलम के खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। वो तुरंत उछलकर पीछे हट गए और फिर से हमला किया। आर्यन ने भी फिर से हमला किया। कई लगातार हमलों के बाद मुक्के टकराते रहे, धमाके गूंजते रहे और ड्रैगन गोलम की तेज गर्जनें हवा में भरती रहीं, पर एक बार भी मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ। लेकिन उनमें से एक योद्धा ड्रैगन गोलम के एक तात्विक हमले से मर गया। उसका शरीर जलकर राख हो गया और हवा में धुएं का बादल छा गया। अब केवल आखिरी एल्डर बचा था, वही बूढ़ा आदमी जो उनमें सबसे शक्तिशाली था। उसी समय अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। अभी लेवल बढ़ाने का वक्त नहीं आया, मैंने काल मूल्य भी सक्रिय नहीं किया, तो फिर ये सिस्टम की सूचना अब क्यों बजी? कमबख्त। आर्यन ने मन में गाली दी और तुरंत ड्रैगन गोलम के समय की जांच की। ये क्या बकवास है? ड्रैगन गोलम का समय समाप्त। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ धीमी पड़ी, ड्रैगन गोलम ने एक जंगली गर्जना की, उसका शरीर सिकुड़ा और वह गहरे गड्ढे में समा गया। आर्यन अवाक रह गया। वो उन 4 लोगों से लड़ने में इतना व्यस्त था कि वह ड्रैगन के समय को भूल गया था। इसके अलावा अनजाने में आधे से ज़्यादा समय बीत चुका था। रक्तलता रानी अभी तक ठीक नहीं हुई थी और मिशन खत्म होने में केवल 20 मिनट बचे थे। आर्यन ने अपने दाएं हाथ को हिलाया और सृष्टिनाश दंड को बुलाया। गुरचंद्र कुल का एल्डर ड्रैगन के गायब होने को देख रहा था। उसने ठंडी नज़रों से आर्यन की ओर देखा और हंसी के साथ बोला, चूजे, अब उस राक्षस के बिना देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। तुरंत उसकी आकृति गायब हो गई और उसका भारी दबाव नीचे आर्यन पर उतरा। चंद्रतारा स्तर की शक्ति ने पागलपन से आर्यन पर दबाव डाला, जिससे उसका दिमाग और चेतना उथल पुथल में पड़ गए। यह एहसास बेहद असहज था, लेकिन आर्यन आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। तेज हवा को अपने और करीब आते महसूस कर उसने सृष्टिनाश दंड को हिलाया और जोर से मारा। एल्डर का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने कहा, क्या जबरदस्त ताकत है, लेकिन बहुत धीमी है। बूढ़े की आकृति हिली और उसने आर्यन की गर्दन को निशाना बनाया। उसी वक्त आर्यन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वह बोला, धीमा, तू गलत है। आर्यन ने अभी दंड से जो वार किया था वह उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी गति को धीमा करने के लिए था। इससे आर्यन उसकी गति का रास्ता साफ देख सका। जैसे ही बूढ़े ने वार किया, आर्यन ने भी अपनी चाल से उसका मुकाबला किया। दोनों शक्तियों की टकराहट से हवा में तेज धमाका गूंज उठा। धम। उसी पल सिस्टम भी बजा। मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय। कमबख्त। इसे कहते हैं स्वर्ग विरोधी भाग्य। आर्यन ने मन में उत्साह से चिल्लाया। वह इस चाल पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। यदि मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ होता तो वो निश्चित रूप से उछलकर दूर चला जाता या मर भी सकता था। लेकिन अब मूर्छा मणि का प्रभाव सक्रिय हो चुका था और अब आर्यन का समय था हावी होने का। भन। बूढ़ा एल्डर स्थिर हो गया, मानो वह पत्थर बन गया हो। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। कमीने, ये क्या है? क्या है? ये यमराज के पास पहुंचाने का जादुई तावीज़ है। ये बोलते हुए आर्यन ने दोनों हाथों से सृष्टिनाश दंड को कसकर पकड़ा। दंड के छोरों पर डिवाइन फायर की तेज लपटें जलने लगी।
फिर उसने दंड को बूढ़े एल्डर के सिर पर जोर से मारा। धम, हवा में विस्फोट हुआ और बूढ़े एल्डर का सिर फट गया। खून की धार फव्वारे की तरह छूटी और एक गंभीर क्षति अंकु पर तैरने लगा। घमंड दिखा रहा था, भूलचंद्र कुल का एल्डर होना क्या इतना महान है? चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो, मेरे सामने तुझे लेटना ही पड़ेगा। दंड के एक वार से मूर्छा मणि का प्रभाव गायब हो गया, लेकिन भयंकर दर्द ने बूढ़े एल्डर को असहज कर दिया और उसकी प्रतिक्रिया की गति आधी सेकंड तक धीमी हो गई। तुरंत आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी जान लेने की नीति अपनाई। उसके हाथ में सृष्टिनाश दंड पागलपन से नाचने लगा, बार बार नीचे मारते हुए। बम बम बम, मर कमीने। एल्डर का शरीर पहले ही जमीन में धंस चुका था। उसने गुस्से से कहा, हरामी गूढ़चंद्र कुल तुझे नहीं छोड़ेगा। गूढ़चंद्र कुल मुझे नहीं छोड़ेगा। तू गलत है। वो मैं हूँ जो गूढ़चंद्र कुल को नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने कहा, और एक बार फिर से सृष्टिनाश दंड नीचे उतरा। धम, बूढ़े एल्डर के सिर के ऊपर एचपी बार पूरी तरह खाली हो गया और अंत में गायब हो गया। सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन ने एक पल को सोचा, लेकिन अंत में उसने काल मूल्य सक्रिय नहीं किया। वो एक साधारण एल्डर पर सैकड़ों काल मूल्य बर्बाद नहीं करना चाहता था। डिंग, बधाई हो आर्यन, गूढ़चंद्र कुल के एल्डर को मारने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 4000 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, गूढ़चंद्र कुल की एक गुप्त तकनीक चंद्रघात वार प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? बधाई हो आर्यन, आर्केन रैंक पाताल घंटी प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, अघोर बीस्ट ब्लडलाइन प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, स्टार क्रिस्टल प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर हस्तारा 5वां लेवल। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। आर्यन थोड़ा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस बूढ़े एल्डर ने वाकई कुछ खास चीजें गिराई थी। काल मूल्य का उपयोग किए बिना उसने इतना कुछ छोड़ दिया। इसके अलावा उसने आर्केन रैंक की पाताल घंटी भी छोड़ी, जिसने आर्यन को बहुत हैरान किया। चंद्रघात वार, ये गूढ़चंद्र कुल की गुप्त तकनीक है। मैं इसे सीखना चाहता हूँ। आर्यन ने हरकत की। सिस्टम सूचना, अस्थायी रूप से इसे सीखा नहीं जा सकता। ओह, आर्यन हैरान रह गया। अस्थायी रूप से सीखे ना जाने का क्या मतलब है? सिस्टम, तू क्या बकवास कर रहा है? क्या अब तू तकनीक सिखाना भी भूल गया? चंद्रघात वार गूढ़चंद्र कुल की एक गुप्त तकनीक। इसे सीखने के लिए इसे एक अन्य तकनीक के साथ जोड़ने की जरूरत थी। यही कारण था कि वो बूढ़ा एल्डर यहाँ आया था। पाताल घंटी। हफ, आर्यन ने अपने हाथ में सृष्टिनाश दंड को देखा और बोला, मैं इसे तुझे देता हूँ। भन, सृष्टिनाश दंड ने पाताल घंटी को तुरंत निगल लिया और फिर सिस्टम की आवाज गूंजी और इसकी ऊर्जा फिर से एक सितारा बढ़ गई। लेकिन जो बात आर्यन को समझ नहीं आई वो ये थी कि सिस्टम ने अभी भी यह नहीं दिखाया कि सृष्टिनाश दंड की शक्ति को सक्रिय करने के लिए कितने आर्केन रैंक के खजानों को अवशोषित कराना होगा। वो गूढ़चंद्र कुल के चारों महारथियों की मृत्यु के साथ सारे कालप्रेत आर्यन को घूरने लगे। उनमें कोई बुद्धि नहीं थी, वो बस इतना जानते थे कि रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए अगले ही पल वो पागलपन में आर्यन की ओर झपटे। आर्यन ने एक काल ऊर्जा पिल ली और अपनी रक्षा मणि का प्रभाव बंद कर दिया। उसे अब काल ऊर्जा की जरूरत थी, क्योंकि वो सृष्टिनाश दंड चलाने वाला था। उसने सृष्टिनाश दंड को लहराया, जिसकी भयंकर लपटें आकाश छूने लगी। फिर वो चिल्लाते हुए कालप्रेतों की ओर बढ़ा, आओ, मुझे एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत है, तुम सब आओ। वह पूरी तरह से नरसंहार करने वाले किसी राक्षस की तरह था जो कालप्रेतों के झुंड में घुसकर उन्हें मार रहा था। डिंग डिंग,
सिस्टम की आवाज़ पागलपन से गूंज रही थी और उसके एक्सपी पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। घाटी के चारों ओर की गुफाओं से कालप्रेत पागलपन में बाहर निकल रहे थे, लगातार आर्यन की ओर झपट रहे थे। आर्यन पूरी तरह से गिर चुका था, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ मारने के बारे में सोच रहा था। वो सिर्फ एक्सपी पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था। उसने ये भी नहीं देखा कि खून के गड्ढे में रक्तरानी के शरीर में असाधारण रूप से बदलाव हो रहे थे। उसने खूनी चंद्रमा का सार पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। उसकी त्वचा पर लाल कवच उभरने लगा, जैसे खून की पतली धाराएं उसकी हड्डियों पर चढ़ रही हों। उसकी लंबी केशराशि गाढ़े खून में भीगकर चमक रही थी और आंखें गहरे रक्तिम प्रकाश से जल रही थीं। उसकी नाजुक पर घातक आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। हर सांस के साथ उसकी खोई हुई शक्ति लौट रही थी। आर्यन के मिशन के खत्म होने में केवल 1 मिनट बचा था, लेकिन उस मिनट के बीच रक्तरानी ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधी आर्यन पर पड़ी। वो एक नज़र ठंडी भी थी और अजीब तरह की, गहरी भी। फिर उसके शरीर पर आखिरी कवच उभर आया। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो किसी खूनी परी की तरह दिख रही थी, एक ऐसी देवी जो बस हाथ हिलाकर हजारों योद्धाओं को खत्म कर सकती है, क्योंकि उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। धम 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 धम, आओ फिर से आओ। उधर आर्यन की मुट्ठियां हवा को चीरती हुई कालप्रेतों पर पागलपन से बरस रही थी। हर धमाके के साथ एक एक प्रेत टुकड़ों में बिखर जाता। इस वक्त सभी कालप्रेत धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आकृतियां धुंधली हो रही थीं, जैसे वे सचमुच डर गए हों। उनकी काली आंखों में अब मौत का डर झलक रहा था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। अचानक एक खतरनाक आभा पूरे इलाके में फैल गई। आर्यन का दिमाग शांत हो गया, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडक छा गई, जैसे कोई बर्फीली हवा उसकी रीढ़ को छू रही हो। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं, पसीना आ गया और उसकी आंखें अचानक कांप उठी। एक अनजाना डर उसके दिल में समा गया। रक्तरानी, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ा। उसके पीछे बस आधा मीटर की दूरी पर एक लाल कवच में सजी एक लड़की खड़ी थी। उसका पूरा कवच चमकदार था, जैसे ताज़ा खून से रंगा हो। उसके माथे पर एक हल्का चंद्रमा का निशान चमक रहा था, जो उसकी सुंदरता को और रहस्यमयी बना रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक, होंठ लाल और नर्म बाल लहराती नारंगी तरंगों जैसे, बेहद आकर्षक। उसके शरीर का हर इंच किसी भी आदमी के लिए एक अनूठा प्रलोभन था। उसकी कमर की वक्रता, सीने के उभार और पैरों की लंबाई, सब कुछ इतने गहरे रूप से गढ़ा हुआ था कि नज़र हटाना मुश्किल था। रक्तरानी आर्यन को देख रही थी। आर्यन भी उसे देख रहा था। इस समय आर्यन हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। रक्तरानी उसे एक बारूदी सुरंग की तरह महसूस हो रही थी। जरा सा हिलने पर वो टुकड़े टुकड़े हो सकता था। आर्यन ने सिस्टम खोला और देखा कि मिशन का समय खत्म हो चुका था, लेकिन सिस्टम ने मिशन पूरा होने की सूचना नहीं दी। वो मन में सोचने लगा, ये क्या बकवास है। सिस्टम कमीने तू, मैंने मिशन पूरा कर लिया, मेरा इनाम कहाँ है। चल, इनाम ना देना तो ठीक, लेकिन अब जिसे मैंने बचाया वही मुझे मारना चाहती है। ये तू मेरे साथ कौन सी चाल चल रहा है। आर्यन बहुत ज़्यादा नाराज था। उसने ड्रैगन गोलम का एक इस्तेमाल बर्बाद कर दिया और इतनी काल ऊर्जा बर्बाद करी, लेकिन मिला क्या। जिसे बचाया अब वो उसी के हाथों मरने वाला था। सिस्टम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आर्यन हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। ये पहली बार था कि उसे एक लड़की, वह भी इतनी खूबसूरत लड़की, इस तरह घूर रही थी। आखिरकार आर्यन खुद को रोक नहीं सका और बोला, भले ही मैं सुंदर हूँ, लेकिन तुझे मुझे इस तरह घूरना नहीं चाहिए। मेरी ये खूबसूरती मेरी गलती नहीं है। रक्तरानी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने रानी की गरिमा दिखाते हुए कहा, तूने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी।
इसकी तो, आर्यन ने मन में गाली दी। कितना घमंड, मैंने तुझे बचाया मगर तू कृतज्ञता जताने के बजाय कह रही है कि तुझे नहीं मारूंगी। ठीक है, तू ही बॉस है, ठीक है। अगर आर्यन की ओमनिवर्स तोप पूरी तरह से चार्ज हो चुकी होती तो वह बिना हिचक से चला देता। वह रक्तरानी को धूल चटाना चाहता था। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, हर कदम सावधानी से रखता हुआ आभासी गुफा छोड़ने की चाह में। हवा में तनाव इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी रक्तरानी की ठंडी और शाही आवाज़ फिर से गूंजी, क्या मैंने तुझे जाने की इजाज़त दी? तेरी माँ की। आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गाली दी और गहरी गर्जना के साथ कहा, आज मैं हिम्मत दिखाऊंगा। उसका शरीर उबल पड़ा, गुस्से की लहर दौड़ी। वह एक कदम आगे बढ़ा और आर्यन का शरीर सीधे उसकी ओर झपटा, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार पर। रक्तरानी की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन अब उनमें एक झलक आश्चर्य की भी थी। उसने उसे घूरा और अपनी इच्छा शक्ति से दबाव डाला। एक अदृश्य लहर आर्यन पर टूट पड़ी, जैसे कोई लाखों टन वजनी पहाड़ उसके सीने पर रख दिया हो। आर्यन ने अपने दाएं हाथ को हिलाया, उसकी उंगलियां चमक उठीं। कस पिशाच तकनीक, वह गरजा और उसकी शक्ति सक्रिय हो गई। उसने रक्तरानी द्वारा छोड़े गए दबाव को तेजी से सोख लिया, जैसे कोई खून पीने वाला कीड़ा। सारी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। रक्तरानी ने ज्यादा घातक दबाव नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे लगा था कि आर्यन इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन आर्यन की इस शक्ति ने पूरा पाशा पलट दिया। जैसे ही दबाव खत्म हुआ, अवरोध भी खत्म हो गया और आर्यन का शरीर एक तीर की तरह आगे की ओर छूटा। रक्तरानी का शरीर हल्के से कांप उठा और वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगी। आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं और मन में सोचा, ये पास आने से डरती है। हा। जमीन पर उतरते ही आर्यन ने अपने पैरों को जोर से ठोका। तूफानी पैर की गति का उपयोग करते हुए वह तेजी से पीछा करने लगा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ बोला, रानी अब देखता हूँ तू कहाँ भागती है। स्विश स्विश स्विश। इस बार उसकी गति और तेज थी। हवा सीटी बजा रही थी और वह सीधे रक्तरानी की बाहों में जा गिरा। उसका शरीर उसके शरीर से टकराया और एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। रक्तरानी का चेहरा हैरान हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। वह अचानक खून के गड्ढे में गिर पड़ी, जिसमें बीस्ट का गाढ़ा ताज़ा लाल खून उबाल मार रहा था। आर्यन भी हैरान हुआ और चिल्लाया, अरे ये तो बुरा हुआ। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। गति इतनी तेज थी कि रुकना असंभव था। वो रक्तरानी के साथ खून के गड्ढे में गिर गया। हुआला, खून चारों ओर छलक गया। लहरें उठी और बीस्ट का खून आर्यन के मुंह में चला गया। उसका स्वाद कड़वा लेकिन उत्तेजक था, जैसे कोई जहर जो शरीर को आग लगा दे। उसका शरीर बेहद गर्म हो गया, नसों में आग दौड़ने लगी, हर कोशिका उबल रही थी। जब आर्यन का शरीर पूरी तरह से खून के गड्ढे में डूब गया तो पूरा संसार अचानक बदल गया। ये बस खून का गड्ढा नहीं था, ये रक्तरानी का शयनकक्ष था। एक भव्य कमरा, लाल मखमली पर्दों से सजा, दीवारों पर चमकदार रत्न जड़े हुए और हवा में एक मीठी खुशबू। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह थी कि रक्तरानी के गड्ढे में प्रवेश करते ही उसके शरीर का कवच पूरी तरह गायब हो गया। उसका शरीर चिकना और नग्न था, उसकी त्वचा दूधिया सफ़ेद चमकदार जैसे कोई मूर्ति। वो आकृति में उभरे हुए शिखर, वो तना हुआ छोटा सा नितंब, उसके शरीर का हर इंच एक अनुपम प्रलोभन छोड़ रहा था। आर्यन की नज़रें उस पर जम गईं। बीस्ट खून की उत्तेजना के तहत आर्यन बेचैन हो उठा, उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन जैसे ड्रम बज रही हो। रक्तरानी के शरीर की प्रबल प्रलोभन शक्ति के तहत आर्यन के शरीर की उजाड़ शक्ति और भी बेचैन हो गई, जैसे कोई ज्वाला भड़क उठी हो। गुलब, आर्यन ने निगलते हुए अपनी लार को काबू किया और उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, पसीना चमक रहा था, मांसपेशियां फूल गईं।
रक्तरानी का चेहरा बेहद लाल हो गया शर्म और गुस्से के मिश्रण से। वह अपने शरीर को ढकना चाहती थी अपनी बाहों से सीने को छिपाती हुई, लेकिन शयन कक्ष में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ नर्म बिस्तर और खाली दीवारें। वो लगातार पीछे हटती रही, उसके पैर फिसलते हुए। आर्यन ने दुष्टता से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुझे नग्न सोना पसंद है। रक्तरानी ने शाही अंदाज में चिल्लाया, यहाँ से निकल जा तुरंत अभी। उसका आदेशात्मक लहजा बेहद दृढ़ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक स्त्री जितना ऐसा व्यवहार करती है उतना ही वह पुरुष के मन में जीतने की इच्छा को भड़काती है। आर्यन ने हल्के से कहा, मैंने तुझे बचाया तो मुझे कुछ सुरक्षा शुल्क तो लेना ही चाहिए। सिस्टम तू मुझे इनाम नहीं दे रहा तो मैं खुद ले लूँगा। कहीं शायद आर्यन को अचानक याद आया कि सिस्टम ने उसे विशेष इनाम का वादा किया था। वह मन में दुष्टता से हंसा, शायद यही वो विशेष इनाम है। ये कहकर आर्यन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। रक्तरानी का शरीर कांप उठा और वह फिर से पीछे हट गई, लेकिन उसका शरीर अब दीवार से टिक गया था और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा यहाँ उसके पास उसकी कोई शक्ति नहीं थी। वह बेबस कमजोर महसूस कर रही थी, जैसे कोई साधारण स्त्री। ये सबसे घातक था। रक्तरानी ने भारी स्वर में कहा, यहाँ से निकल जा। निकल जाऊं? हाँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो अंदर जाना चाहता हूँ। ये कहकर आर्यन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने रक्तरानी को दीवार से सटा दिया, जिससे उसका शरीर उसके शरीर से सट गया, गर्माहट फैल गई। फिर उसने एक हाथ से उसकी दोनों बाहें ऊपर दबा दी और दूसरे हाथ की एक उंगली से उसके नर्म गुलाबी होठों को छूते हुए मदहोश आवाज में बोला, बाहर तूने मुझे अपने दबाव से कुचलने की कोशिश की, अब मेरी बारी है तुझे कुचलने की। उसकी आवाज में चुनौती थी। उसने उसके संघर्ष करते हाथों को अनदेखा किया और एक तेज झटका देकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अपनी बाहों में गुस्से से भरी रक्तरानी को देखकर आर्यन के शरीर की उजाड़ शक्ति और भी उग्र हो उठी। धम! उसने उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया, आज्ञाकारी बन। खट 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 खट। ये कितने समय तक चला? आर्यन को ठीक से याद भी नहीं था। बस 2 शब्द थे और तेज। रक्तरानी ने अपना गुस्सा खो दिया। अंत में वो भी पूरी तरह से आर्यन के साथ सहयोग करने लगी। औरतें ऐसी ही होती हैं। एक बार संतुष्ट हो जाएं तो उनका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। अब भी घमंड करोगी, अब भी रौब झाड़ेगी, ये हमेशा याद रखना, बाहर भले ही तुम रानी हो, बिस्तर पर जीत हमेशा इस राजा की होगी। आर्यन ने अधमरी रक्तरानी को घूरा और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। मज़ा आया ना? जब रक्तरानी ने कुछ नहीं कहा तो आर्यन ने उसके पीछे एक चपत लगाई और चिल्लाया, कुछ बोल। रक्तरानी ने कमज़ोर स्वर में जवाब दिया, मैं हिम्मत नहीं करूंगी स्वामी, अब मैं हिम्मत नहीं करूंगी। रानी से दासी तक आर्यन ने केवल एक रात में ये कर दिखाया। आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुछ जंगली बिल्ली इसी तरह काबू आती हैं। उसी पल डिंग! बधाई हो आर्यन, रक्तरानी को बचाने का मिशन पूरा करने पर एक विशेष इनाम प्राप्त हुआ है। लेवल जोड़ 1-0। फिर लगातार लेवल अप करने की सीटी बजती रही और आर्यन की शक्तियां आसमान छू रही थी। हर बार जब एक लेवल बढ़ता उसकी शक्ति और मजबूत होती। पलक झपकते ही उसकी शक्तियां मेघतारा 6ठे लेवल तक पहुंच गई। ये तो पूरा पागलपन है। आर्यन अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विशेष इनाम ऐसा होगा, लगातार 10 लेवल बढ़ना। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। आर्यन बिस्तर के किनारे पर बैठा सिस्टम में अभी अभी बड़े अपने स्तर को देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरा छोटा सा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सोचा था कि मिशन असफल हो गया था।
क्योंकि मिशन का समय केवल 1 घंटा था। उस वक्त रक्तरानी नहीं मरी थी। मिशन पूरा माना गया था मगर उसे इनाम नहीं मिला तो उसने सोचा कि मिशन खत्म हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि रक्तरानी के साथ संभोग करना मिशन का हिस्सा था और वो भी सबसे ज़रूरी हिस्सा। फिर उसने मिशन पूरा कर लिया। तो रानी को बचाने का असली मतलब ये था। तभी अचानक क्या ये सब सिस्टम ने तय किया था? इसकी तो सिस्टम बॉस, मेरी तुम्हारे लिए श्रद्धा एक अंतहीन जलधारा की तरह है, जैसे उफनती पीली नदी जिसे रोका नहीं जा सकता। आर्यन उत्साह से भरा था। जब मिशन शुरू हुआ था तो सिस्टम ने उसे मारने की धमकी दी थी। क्यों? क्योंकि ये उसके भले के लिए ही था। यह उसके लिए अवसर बना रहा था। दुनिया में ऐसा नेक इंसान भी होता है। आर्यन भावुक हो गया। आगे से मेरी यौन सुख की जिम्मेदारी तुझ पर छोड़ता हूँ। रक्तरानी ने आर्यन को देखा, बिस्तर से उठी और पीछे से उसे गले लगा लिया। स्वामी, क्या हुआ? सिस्टम बॉस, तेरा एहसान चुकाने के लिए मैं इसे फिर से करूँगा, वरना मुझे तुझ पर तरस आएगा। आर्यन पलटा और एक बार फिर नग्न रक्तरानी के ऊपर चढ़ गया। यमगढ़ शहर, सुबह का समय। अंशुल चिंतित चेहरा लिए हॉल में इधर उधर टहल रहा था। तभी एक योद्धा दौड़ता हुआ आया। अंशुल ने तुरंत पूछा, क्या वो लौट आया? योद्धा ने हल्के से सिर हिलाया। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर द्वार पर लोग तैनात हैं, लेकिन आर्यन गुरु का कोई निशान नहीं मिला। वह आभासी गुफा गया था, जो बहुत खतरनाक जगह है शायद। सूरमास खड़ा हुआ और चिल्लाया, असंभव, मेरे बॉस को कुछ नहीं होगा। सियान ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी और खुद को दोष दिया, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। अंशुल ने कहा, मुझे नीलामी में वामन के साथ द्वंद्व के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। कल ही वामन की शक्तियां चंद्रतारा स्तर तक पहुंच चुकी है। चाहे आर्यन कितना भी ताकतवर हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अंशुल ने गहरे स्वर में कहा, अध्यक्ष जी, आर्यन को देखने के बाद ही उन शक्तिशाली दिग्गजों को उसकी रक्षा के लिए भेजने को तैयार हैं। हमें अब तक नहीं पता कि आर्यन कहाँ है, जिंदा है या मर गया। अगर हम उसे बचाना भी चाहें तो भी यह बेकार है। रत्नकुंज एक विशाल शक्ति थी। अंशुल द्वारा लाई गई पिल ने सनसनी मचा दी थी। ये कहा जा सकता है कि सारे छिपे महारथी भी उस पिल के लिए यमगढ़ शहर में उमड़ पड़े थे। 100 साल की आयु बढ़ाने वाली पिल कोई साधारण चीज नहीं थी। रत्नकुंज के अध्यक्ष स्वयं बस आर्यन से मिलने के लिए आए थे। अब जब आर्यन नहीं लौटा था, अंशुल के लिए कोई व्यवस्था करना मुश्किल था। लायबा ने बुदबुदाया, मुझे यकीन है कि आर्यन जरूर लौटेगा। उसी पल अग्रेश्वर मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, एल्डर अंशुल, नीलामी आधे घंटे में शुरू होने वाली है, तुम अभी तक यहीं हो। तुम्हारी पिल नीलामी का पहला हिस्सा है। अंशुल ने अपने गुस्से को दबाया, अग्रेश्वर को देखा और कड़वे स्वर में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरे मामलों की तुझे कब से परवाह होने लगी? मुझे नीलामी में कब जाना है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर तू इतना ऊब गया है कि तेरे अंडकोश दुख रहे हैं तो जा कोई नुकीला पत्थर ढूंढ और उससे अपने अंडकोश को रगड़। अंशुल ने चिल्लाकर कहा। अग्रेश्वर का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, अंशुल, ये तेरा क्या रवैया है? अंशुल ने कहा, यही मेरा रवैया है, तू क्या कर लेगा? उसे अपने दिल का गुस्सा बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और अग्रेश्वर ने ठीक उसी पल उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। अग्रेश्वर की आंखों में क्रूरता झलकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अंशुल, मैं बस ये पूछने आया था, तेरा वो कचरा आर्यन अब तक क्यों नहीं लौटा? वामन के साथ उसका द्वंद्व शुरू होने वाला है। वो तेरा आदमी है, अब वो कहाँ है? अगर वो नहीं आया तो HMPH फिर तुझे वामन से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अग्रेश्वर ठंडे लहजे में हंसा, मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आएगा, है ना? हा हा हा।
अंशुल ने भौहें सिकुड़ी और कहा, थोड़ी देर वामन को इंतजार करने दे। कौन कहता है कि वो नहीं आएगा? वो जरूर मंच पर वामन को धूल चटाएगा। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। फिर अग्रेश्वर तिरस्कार भरे चेहरे के साथ हॉल से बाहर निकला और मन में हंसा। अंशुल, आर्यन निश्चित रूप से नहीं लौटेगा। अगर वो नहीं लौटा तो तुझे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर रत्नकुंज की इज्जत तेरे कारण मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद तेरा पत्ता साफ। यमगढ़ शहर में रत्नकुंज का सारा व्यापार सिर्फ मेरा होगा। हा हा हा। इंतज़ार कर और देख। वो उम्र बढ़ाने वाली पिल एक सर्वोच्च रहस्य थी। यहाँ तक कि अग्रेश्वर को भी नहीं पता था, वरना वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता। हॉल में अंशुल ने भौहें सिकोड़ी। वो अभी गुस्से में था, लेकिन वो निष्क्रिय स्थिति में था। अगर आर्यन नहीं आया तो उसकी सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। भाई आर्यन, ओह भाई आर्यन, तू मुझे मरवाना चाहता है क्या? अंशुल ने मन में कड़वी हंसी हंसी। दूसरी ओर आभासी गुफा की घाटी में कुछ हत्यारे जमीन पर गिर पड़े थे। वे रक्तरानी की बस एक नज़र से मारे गए। वाकई रक्तरानी बेहद हिंसक और बेहद क्रूर थी। आर्यन ने कहा, तू सचमुच मेरे साथ नहीं जाना चाहती? रक्तरानी ने अनिच्छा भरे चेहरे के साथ कहा, इस दासी को अभी थोड़ा ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है, तभी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। स्वामी, तुम्हें अक्सर मुझसे मिलने आना होगा। आर्यन हंसा और बोला, चिंता मत कर, मैं जरूर आऊँगा। इसके बाद रक्तरानी की उंगली हिली और उसने धीरे से आर्यन के माथे पर स्पर्श किया। उसके भौहों के बीच का चंद्रमा का निशान लाल रोशनी से चमका। उसी पल, डिंग, बधाई हो आर्यन, रक्तचंद्र शक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? हो, आर्यन कांप उठा और रक्तरानी से बोला, ये तेरी दैवीय शक्ति है, तू इसे मुझे क्यों? रक्तरानी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही मेरी दैवीय शक्ति हो, मेरा सब कुछ तेरा है, यहाँ तक कि मेरी जान भी। ये दैवीय शक्ति क्या चीज़ है? हालांकि ये वो शक्ति थी जिसे उसने दशकों तक साधा था। उसने बिना किसी हिचक इसे आर्यन को दे दिया। आर्यन को नहीं पता था। अगर उसे पता होता तो वह इसे कतई नहीं लेता। रक्तरानी ये जानती थी, इसीलिए उसने बिना बताए अचानक अपनी दैवीय शक्ति आर्यन को हस्तांतरित कर दी। आर्यन का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने रक्तरानी को गले लगाया और उसके पतले होठों को चूमा। रक्तरानी का शरीर नरम पड़ गया और फिर से गर्म होने लगा। उसका शरीर एक प्रलोभन भरी आभा छोड़ रहा था और आर्यन की उजाड़ शक्ति फिर से हिलोरे मारने लगी। लेकिन ये सही वक्त नहीं था। आज नीलामी का दिन था, इसलिए आर्यन को जल्द से जल्द वापस जाना होगा। इसके बाद आर्यन ने रक्तरानी के कान में फुसफुसाया, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुझसे मिलने वापस आऊँगा। ये कहकर आर्यन फायर यूनिकॉर्न की पीठ पर कूदा और बोला, यमगढ़ शहर वापस चल। फायर यूनिकॉर्न ने सीटी बजाए और पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। रक्तरानी ने आकाश में गायब होती लपटों को देखा और बुदबुदाई, स्वामी तुम्हें जरूर वापस आना है। इसके बाद रक्तरानी की आंखें दृढ़ हो गईं। उसने मन में सोचा, नहीं, मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं अपने स्वामी के साथ उड़ सकूं। इन 3 सपनों जैसे दिनों में जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे उसने केवल एक बसंती सपना देखा हो। अगर संभोग को गिना जाए तो इस दुनिया में रक्तरानी उसकी दूसरी स्त्री थी। यह उसका अब तक का सबसे लंबा और सबसे संतोषजनक पल था। रक्तरानी, आर्यन ने अपने आप से कहा, मैं जरूर वापस आऊँगा। उसी समय आर्यन ने सिस्टम खोला और रक्तरानी द्वारा दी गई रक्तचंद्र शक्ति की जांच की। फ्यूज करो। डिंग, बधाई हो आर्यन, रक्तचंद्र शक्ति को फ्यूज करने के लिए 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और विशेष इनाम के रूप में 100 शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए।
बधाई हो आर्यन, रक्तरानी का निशान प्राप्त करने के लिए। बधाई हो आर्यन, साथी मोड सक्रिय करने के लिए। सिस्टम साथी मोड, लोगों की संख्या 1 रक्तरानी। सिस्टम विवरण, जितने अधिक साथी साथ होंगे लेवल अप करने के लिए उतने कम एक्सपी पॉइंट्स चाहिए होंगे और बीस्ट को मारने की तुलना में अधिक एक्सपी पॉइंट्स प्राप्त होंगे। इस विवरण को देखकर आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर दुष्टता से हंसा। क्या ये तो मुझे रंगबाज आदमी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ये पसंद आया। तो मुझे धरती की सारी लड़कियों को बुलाने का तरीका सोचना होगा। लेकिन सिंकुल तो अभी सील है, मुझे जल्दी इसे सक्रिय करने का तरीका ढूंढना होगा। सिंकुल को सक्रिय करने से ही आर्यन कुल का लेवल बढ़ा सकता था और कुल के सारे सदस्यों को डार्क वर्ल्ड में बुला सकता था। जल्दी लेवल अप करने के लिए मुझे उन सब लड़कियों को बुलाना ही होगा। इसके अलावा अगर मैं डार्क वर्ल्ड में धरती के जैसे चलता रहा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं वर्चस्व के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे धरती के सारे साथी डार्क वर्ल्ड पर राज करें। मैं देवलोक में जाना चाहता हूँ और अपने सारे साथियों को भी वहाँ ले जाना चाहता हूँ। यही वो था जो आर्यन करना चाहता था। डार्क वर्ल्ड में बिना किसी शक्ति के भरोसे रहना असंभव था। यहाँ कदम कदम पर मुश्किल थी और कोई भी तुम्हें निगल सकता था। धरती में तुम एकल योद्धा बन सकते थे, लेकिन डार्क वर्ल्ड में तुम्हें एक मजबूत शक्ति चाहिए थी। और किसी मजबूत शक्ति का सहारा लेने के बजाय अपनी खुद की शक्ति बनाना बेहतर था। कुल का उद्घाटन अनिवार्य था। आर्यन ने अपने विचारों को संभाला और अभी अभी फ्यूज की गई रक्तचंद शक्ति की ताकत की जांच की। उसने महसूस किया कि ये शक्ति उसके शरीर में जुड़ी नहीं थी बल्कि एक तकनीक में अवशोषित हो गई थी। चंद्रघात वार। शुरुआत में आर्यन इस गुप्त तकनीक को सीख नहीं सका था, पर अब ये लाल रोशनी से चमक रही थी और इसका नाम चंद्रघात वार नहीं था बल्कि रक्तचंद मुक्का था। लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी जिसकी आर्यन को परवाह थी। उसे केवल एक चीज़ की परवाह थी, क्या वो अब इसे सीख सकता था। उसके पास अभी पर्याप्त साधना तकनीकें नहीं थीं। आर्यन ने हरकत की सीखो। डिंग, बधाई हो आर्यन, रक्तचंद मुक्का तकनीक सीखने के लिए 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और विशेष इनाम के रूप में 100 शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए। तकनीक रक्तचंद मुक्का, लेवल बढ़ाने योग्य। स्तर डिवाइन स्टार, रैंक लेवल 1। क्षति विनाशकारी खपत 1,00,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स। विवरण, इस तकनीक में केवल एक चाल है, विनाश की एक चाल। कमबख्त, ये क्या है? विनाश की एक चाल? क्या ये एक मौके में किसी का भी विनाश कर सकता है या फिर कुछ और? आर्यन बुदबुदाया, लेकिन जब उसने 1,00,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स की खपत देखी तो उसका दिल फिर से कांप उठा। वह बोला, मैं अभी केवल 1,00,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता हूँ और ये कह रहा है कि मैं बस एक चाल के लिए सब दे दूँ। क्या इसे पता था कि मेरे पास ठीक 1,00,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स है? लेकिन अगर ये एक मौके में वाकई किसी का विनाश कर दे तो क्या ये ज़बरदस्त नहीं होगा? फिर मुझे अमीर होने से कौन रोक सकता है? आर्यन उत्साहित हो गया। एक मौके का विनाश मुख्य ओमनिवर्स तोप की तरह था। एक चाल, दुश्मन तुरंत खत्म। बस इतना ही शानदार। लेकिन जब आर्यन ने तकनीक के नाम के पीछे लेवल बढ़ाने योग्य शब्द देखा तो वो और भी ज़्यादा उत्साहित हो गया। उसे और अधिक लगने लगा कि वो एक मौके में किसी का भी विनाश कर सकता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। एक मुक्का जीवन और मृत्यु तय करने के लिए काफ़ी था। हाँ, अब मज़ा आएगा। आर्यन के होठों पर मुस्कान उभरी और उसने फायर यूनिकॉर्न से कहा, सीधे नीलामी भवन की ओर बढ़ो। यमगढ़ शहर, अब क्या करें?
आर्यन अभी तक नहीं लौटा। लगता है अंशुल ये सोचने की हिम्मत नहीं कर सका कि आर्यन के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन वो खुद को इन विचारों से रोक नहीं पा रहा था। अभी तक आर्यन की कोई भी खबर नहीं थी। इसका क्या मतलब हो सकता था? क्या वह भाग गया था? यह असंभव था। एकमात्र संभावना थी कि आर्यन के साथ कुछ हुआ था। यमगढ़ शहर में कई लोग आर्यन पर नजर रखे हुए थे। वरदान मंडल, हेलगेट, नवखंड, महासंघ, भूचंद्रकुल और मनो परिवार सबके सब आर्यन को निशाना बना रहे थे। इनमें से कोई भी आर्यन को मार सकता था। ये शक्तियां बहुत ताकतवर थीं। अगर उन्होंने कदम उठाया था तो आर्यन उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक और संभावना थी कि आर्यन आभासी गुफा में मर गया था। जब अंशुल चिंतित था, वरदान मंडल के लोग भी बेचैन थे। लक्ष्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भूचंद्र कुल के लोग भी इसी हाल में थे। वे सब आर्यन के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। यह नीलामी बस एक नीलामी नहीं थी, बल्कि वरदान मंडल, हेलगेट और नवखंड महासंघ के लिए आर्यन को खत्म करने की साजिश थी। वे सब बेसब्री से आर्यन के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वो समय भी आ गया जब नीलामी शुरू होने वाली थी। अग्रेश्वर पेशेवर मुस्कान के साथ नीलामी मंच पर चढ़ा और विनम्रता से बोला, देवियों और सज्जनों, नीलामी शुरू होने से पहले हम रत्नकुंज ने एक छोटा प्रदर्शन तैयार किया है। मनो परिवार का यंग मास्टर वामन सियान ड्रैगन और एल्डर अंशुल द्वारा सुझाए गए एक नवागंतुक के साथ लड़ेगा। उस नवागंतुक का नाम खैर मुझे भी नहीं पता। अग्रेश्वर ने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा, वैसे एक गुमनाम नौसिखिया जल्द ही मृतक बन जाएगा। उसके नाम को जानने की क्या जरूरत? उसने सीधे तौर पर तंज कसा। कोई दया नहीं दिखाए। भीड़ में हंगामा मच गया। सियान ड्रैगन, वो तो महान हकीम मास्टर हैं, उनके द्वारा सुझाया गया। इस लड़के की क्या पहचान है? सियान ड्रैगन एक हकीम है, लेकिन उन्होंने एक योद्धा को सुझाया। ये क्या माजरा है? मुझे लगता है ये बस एक मजाक है। हाँ बिल्कुल, लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मूल रूप से कोई भी आर्यन की जीत की संभावना पर भरोसा नहीं कर रहा था। कई लोग वामन की प्रतिभा के बारे में जानते थे। युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाओं में उसका मुकाबला करना मुश्किल था। निजी कक्ष में अंशुल का चेहरा काला पड़ गया। सियान ड्रैगन की आंखों में भी क्रूरता झलकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अग्रेश्वर। अग्रेश्वर उनकी इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा था। वह अंशुल को तो अपमानित करना चाहता ही था, लेकिन सियान ड्रैगन को भी नीचे खींचना चाहता था। केवल अंशुल को रौंदना काफी नहीं था। सूरमास गुस्से में चिल्लाया, गुमनाम नौसिखिया का क्या मतलब? उसे साफ साफ मेरे बॉस का नाम पता है और तुरंत कौन मरेगा? यह आदमी बहुत घमंडी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मंच के नीचे की चर्चा सुनकर अग्रेश्वर बेहद संतुष्ट था और बोला, सियान ड्रैगन और एल्डर अंशुल ने मिलकर इस शख्स को सुझाया है तो यह निश्चित रूप से कमाल का होगा, है ना? सुना है कि वो हस्तारा स्तर का महान योद्धा है। बोलते ही भीड़ में ठहाके गूंज उठे। हस्तारा स्तर? वामन तो दशकों पहले ही मेघतारा स्तर के शिखर पर था और उसने फिर भी हिम्मत की वामन को चुनौती देने की। क्या वो मरने की जल्दी में है? क्या वो वाकई सियान ड्रैगन द्वारा सुझाया गया योद्धा है? क्या वो शख्स पागल है? हर तरफ से उपहास की हंसी गूंज रही थी। निजी कक्ष में सूरमास गुस्से से तिलमिला उठा। वह बस दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने वाला था, लेकिन अंशुल ने उसे रोक लिया। मेरे बॉस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? ये अपने आप को समझता क्या है? मेरे बॉस को नीचा दिखाने की हिम्मत? क्या ये इसके लायक भी है? सूरमास की नाक फूल रही थी। वो अग्रेश्वर का गला घोंट देना चाहता था। केवल वही नहीं, बाकी सबके चेहरे भी बदसूरत हो गए। वे सब अपने गुस्से को दबा रहे थे, पर अगर आर्यन नहीं आया तो वे कुछ नहीं कर सकते थे।
इसके अलावा अगर आर्यन आ भी गया तो अंशुल इस लड़ाई को रोकने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि आर्यन निश्चित रूप से हार जाता। वो चंद्रतारा स्तर के वामन का मुकाबला नहीं कर सकता था। हस्तारा स्तर का कैसे चंद्रतारा स्तर का मुकाबला हो सकता था? आर्यन बहुत जरूरी था, उसे जीवित रहना था। बकवास बंद करो, अगर लड़ना है तो जल्दी शुरू करो, सबका समय बर्बाद मत करो। हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं, मुकाबला देखने नहीं। एक कोने से वीरन तेज आवाज में चिल्लाया। तुरंत कई लोगों ने समर्थन में अपनी आवाजें मिलाई। कुछ ने तालियां पीटी तो कुछ ने सही कहा कहकर हामी भरी। अग्रेश्वर बौखला गया, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, सब लोग जल्दबाजी ना करें, नीलामी तो होगी ही। मुकाबले के अलावा आप सब दांव भी लगा सकते हैं। मैं बुकी हूँ, दांव की दर 1 के बदले 5 है। वामन के लिए 1 और उस अनाम योद्धा के लिए 5। सब लोग खुलकर दांव लगाएं। और अगर सियान ड्रैगन द्वारा सुझाया गया गुमनाम योद्धा हार गया तो एल्ड अंशुल को सभी के सामने वामन मनो से माफी मांगनी होगी। अब सियान ड्रैगन और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अचानक पर्दा खोला और चिल्लाया, अग्रेश्वर, इससे तेरा क्या मतलब है? सबने उसकी ओर देखा। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोग हैरान होकर कुर्सियों से उछल पड़े। अरे ये तो वाकई हकीम मास्टर हैं। हाँ, वाकई में वही हैं। वो सचमुच यहाँ हैं। हकीम सूची के सियान ड्रैगन, अनगिनत हकीमों के आदर्श। अग्रेश्वर हंसा, कुछ नहीं, बस नीलामी को और मज़ेदार बनाने के लिए। अगर चाहो तो तुम भी दांव लगा सकते हो। हा हा हा। सियान ड्रैगन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और उसका गुस्सा उबाल मार रहा था। वह बस खुद को रोक रहा था कि कहीं कूदकर अग्रेश्वर का गला ना दबा दे। दर्शक और भी उत्साहित हो गए। हॉल में शोर मच गया। हकीम मास्टर, क्या वो वाकई आपका सुझाया हुआ नवागंतुक है? क्या वो प्रतिभाशाली हकीम है? हकीम मास्टर, वो नवागंतुक कहाँ है? लोगों ने ताबड़तोड़ सवाल उठाए, लेकिन सियान ड्रैगन जवाब नहीं दे सका। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। अग्रेश्वर का चेहरा और ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया और उसकी आवाज़ गहरी होकर सारी आवाज़ों को दबा गई। सियान ड्रैगन ने कोई खंडन नहीं किया, यानी वो अनाम नौसिखिया वाकई उनके द्वारा सुझाया गया है। सब लोग जल्दी दांव लगाएं। क्या पता शायद आप ढेर सारे पैसे जीत जाएं। अग्रेश्वर ने माहौल को भड़का दिया और तुरंत बाद कई लोग दांव लगाने लगे। 100 स्टार क्रिस्टल वामन की जीत पर। मेरे पास 300 स्टार क्रिस्टल हैं। मैं 1000 स्टार क्रिस्टल लगाता हूँ। मैं 10,000 स्टार क्रिस्टल वामन की जीत पर लगाता हूँ। मूल रूप से सभी वामन की जीत पर दांव लगा रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि वामन का हारना नामुमकिन था। ये देखकर वामन के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। 3 दिनों में उसकी शक्तियां चंद्रतारा स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब वह आर्यन को आसानी से कुचल सकता था। इसके अलावा उसने मूर्छा मणि के प्रभाव से निपटने का तरीका भी सोच लिया था। वामन ने मन में ठंडी हंसी हंसी, गंवार, अगर तू आज हिम्मत करके आया तो यहीं तेरी मौत होगी। भीड़ में गौरांग ने धीरे से पूछा, क्या हमें दांव लगाना चाहिए? बहुत सारे लोग वामन की जीत पर दांव लगा रहे हैं, क्या हम भी अपनी किस्मत आजमाएं? 1 के बदले 5, अगर हम जीते तो भारी मुनाफा होगा। वीरन ने बुदबुदाया, हमारे पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है। गौरांग ने धीरे से ओह कहा और चुप हो गया। तभी वीरन ने दांत पीसे और बोला, कमबख्त, सब तो हराम की दौलत है, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। फिर अचानक वो ऊंची आवाज में बोला, मैं 10 स्टार एम्बर लगाता हूँ, अनाम योद्धा जीतेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी सबने उसकी ओर मुड़कर देखा, क्योंकि वो सब जानते थे कि 1 स्टार एम्बर की कीमत 10,000 स्टार क्रिस्टल के बराबर थी और यह शख्स पूरे 10 स्टार एम्बर लगा रहा था, यानी 1 लाख स्टार क्रिस्टल, वो भी उस गुमनाम योद्धा पर। क्या ये पागल हो गया था?
अग्रेश्वर के होंठ पीछे खींचे और वो खिले फूल की तरह मुस्कुराया। उसने कहा, छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास इतने स्टार एम्बर हैं? वीरेन ने ठंडे स्वर में हकारा। तू मुझे गरीब समझ रहा है? उसके दाएं हाथ के एक झटके के साथ 10 स्टार एम्बर उड़कर अग्रेश्वर के सामने जा गिरे। सब हैरान रह गए। क्या जबरदस्त वायु नियंत्रण शक्ति थी! अग्रेश्वर का चेहरा भी हल्का सा बदल गया। उसने 10 स्टार एम्बर स्वीकार किए और उन्हें दर्ज करने को कहा। फिर बोला, क्या कोई और दांव लगाना चाहता है? अगर कोई दांव नहीं लगाता तो मुकाबला शुरू होगा। ऊपर कक्ष में सूरमास ने कहा, बॉस यहाँ नहीं है, लेकिन हम अपनी इज्जत नहीं खो सकते। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाऊंगा। कितनी? सूरमास ने सिर खुजाया और बोला, 1 स्टार क्रिस्टल। लायबा का चेहरा स्याह पड़ गया और उसने तुरंत गुस्से में सूरमास पर चिल्लाया। अग्रेश्वर ने हल्के से मुस्कुराया, कोई और दांव नहीं लग रहा ना? अगर कोई दांव नहीं लगाता तो मुकाबला शुरू होगा। उसी पल नीलामी भवन का रॉयल दरवाजा खुला और एक छाया प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, लेकिन तेज रोशनी के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था।